देखिए सुनिएगा, पहले तो इस रोग के बारे में अगर हम कहें तो इस रोग में प्रभाव किस पर दिखता है? तो रक्त की एक कोशिका है हमारी आरबीसी, इस आरबीसी पर इस रोग का प्रभाव दिखने वाला है। और इस रोग का नाम क्या है? दात्र कोशिका अरक्ता, इंग्लिश में कहें तो सिकल सेल अनीमिया, ठीक है, या एनीमिया। अब ना पहले जरा हम आरबीसी के बारे में जानने की कोशिश करें। तो आरबीसी कैसा होता है? तो ये आरबीसी कुछ ऐसा आकार का है, ये द्विअवतलाकार होता है, ठीक है। आपने वो एक मिठाई देखी होगी पियाओ, बीच से हल्का सा दबा हुआ रहता है, उसके जैसा ही ये बीचों बीच क्या होता है? थोड़ा सा दबा हुआ रहता है, पहला चीज। दूसरा, ये एक ऐसी कोशिका है जिसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। याद रखिएगा, इस आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है, लेकिन कब? कि जब ये आरबीसी परिपक्व हो जाएगी, तो परिपक्व होने के बाद इसमें केंद्रक जो होता है इसका नष्ट हो जाता है। बात समझ में आया? केंद्रक इसलिए नष्ट हो जाता है देखो ये आरबीसी अभी ऐसी है, लेकिन जब इस आरबीसी का जन्म हुआ था उस समय ये ऐसा नहीं था, उस समय कैसी थी? ये गोलाकार थी, ठीक है। तो शुरुआत में कैसी? गोलाकार। जब इस आरबीसी का निर्माण हुआ, जैसे जैसे ये आरबीसी क्या हुई? परिपक्व हुई, वैसे वैसे ये थोड़ी सी फैलती गई और बीच में से दबने लगी, ठीक है, जिस वजह से इसका केंद्रक क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। तो याद रखिएगा कि एक निर्माणाधीन आरबीसी में केंद्रक होता है क्या? बिल्कुल होता है, लेकिन एक परिपक्व आरबीसी में केंद्रक होगा? नहीं होगा, ठीक है। और एक परिपक्व आरबीसी का जो आकार होता है, वो परिपक्व आरबीसी का आकार मतलब कि आकार कैसा होता है? तो द्विअवतलाकार, द्विअवतलाकार बोलते हैं इसको, बाइकॉनकेव या डाइकॉनकेव। अवतल लेंस देखा है ना, ठीक उसी अवतल लेंस की तरह क्या होता है? इसका आकार होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? द्विअवतलाकार। ये एक सामान्य स्थिति है, ठीक है। उसके साथ साथ अगर मैं एक हीमोग्लोबिन की बात करूं, ठीक है, कितने लोग हीमोग्लोबिन समझते हैं? चलिए, जो नहीं समझते हैं वो ध्यान दीजिएगा। इस आरबीसी से बना है कौन? आपका हीमोग्लोबिन, ठीक है। देखिए 1 2 3 4, ठीक है। अब ये 4 आपके आरबीसी, ठीक है, इसके बाहर लगे हुए हैं एक प्रोटीन के आवरण, ठीक है। कितने हो गए आपके? 4 आरबीसी, ठीक है। इसके बाहर लगा है क्या? प्रोटीन, और उस प्रोटीन का नाम याद रखिएगा बच्चा, ग्लोब्यूलिन। प्रोटीन, ये ग्लोब्यूलिन प्रोटीन कहीं पे और आता है क्या जी? कहीं पर ये बात आया था क्या? कहीं पर कोई इस ग्लोब्यूलिन प्रोटीन को खाने के लिए आया था क्या? मलेरिया के केस में। आप लोग भी याद रखिएगा बच्चा कि ये हम लोग दोबारा पढ़ेंगे इस चीज को, और कब पढ़ेंगे? कि जब हम लोग मलेरिया रोग पढ़ेंगे ना, उस मलेरिया रोग के दरमियान इस टॉपिक को वापस पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहां पर थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग ग्लोब्यूलिन प्रोटीन को, इसके साथ क्या नुकसान होता है, क्या प्रॉब्लम होती है। अभी यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं पढ़ रहे। सीधा सीधा के 4 आरबीसी के कण हो गए हमारे। इस आरबीसी के चारों तरफ क्या लगे हुए हैं? ग्लोब्यूलिन प्रोटीन लगे हुए हैं, और ये चारों की संरचना मिलकर के क्या कहला रही है? एक हीमोग्लोबिन, ठीक है। साथ ही साथ ये बने होते हैं किसके? आयरन के, ठीक है। तो इस पर हम चार्जेस बताते हैं कि Fe+2, कुल मिला जुला के कहने का मतलब कि 4 आयरन, ठीक है, और उस आयरन के ऊपर लगे हैं क्या? ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, और इस पूरी संरचना को मिला के क्या बोला आपने?
एक हीमोग्लोबिन, ठीक है। और इसमें से एक ये आयरन की संरचना अपने साथ एक ऑक्सीजन को जोड़ती है। ध्यान से समझिएगा कि हमारे अंदर, अगर मैंने बोला कि मेरे अंदर एक हीमोग्लोबिन है, ठीक है, तो एक हीमोग्लोबिन बना है क्या, 4 आयरन से, ठीक है। और इसमें से एक आयरन अपने साथ कितने ऑक्सीजन जोड़ेगा, एक ऑक्सीजन जोड़ेगा। टोटल कितने इसमें आयरन दिख रहे हैं, 4। तो टोटल 4 इसमें जो आपके आयरन है वो चारों के चारों आयरन अपने साथ क्या करेंगे, 4 ऑक्सीजन को जोड़ेंगे। और ये हीमोग्लोबिन कहां पर मिल रहा है, हमारे रक्त में मिल रहा है। और ये हीमोग्लोबिन रक्त की सहायता से घूमता रहता है हमारे शरीर के चारों तरफ, ठीक है। जैसे ही ये रक्त कहां पर पहुंचता है, हमारे हृदय में पहुंचता है। हमने क्या लिया, सांस लिया, सांस के दौरान क्या गया, ऑक्सीजन गया। अब इसमें से अगर आपने जितना भी ऑक्सीजन लिया है वो मायने नहीं रखता है, आपके अगर हृदय में एक हीमोग्लोबिन यदि पहुंचा है तो ये एक हीमोग्लोबिन क्या करेगा, टोटल 4 ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और चारों ऑक्सीजन को लेकर के आपके बॉडी सप्लाई में दे देगा। कुल मिलाजुलाकर हम इतना ऐसा कह सकते हैं कि एक हीमोग्लोबिन जिम्मेदार होता है अपने साथ कितने ऑक्सीजन को लेके जाने के लिए, 4 ऑक्सीजन को लेकर के जाने के लिए। आपके शरीर में ऑक्सीजन की जरूरत है, बिल्कुल, बिना ऑक्सीजन को तो कोई काम ही नहीं होगा, पहुंचा देगा। यानी कि एक कोशिका, देखो एक कोशिका, इसमें ग्लूकोज भरा पड़ा है, उसके बाद इसमें दिखा दिया कि ये कौन है, इसकी माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। अब इसमें रक्त आया, रक्त ला करके छोड़ दिया क्या, एक हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो एक हीमोग्लोबिन लाके छोड़ा तो कितने ऑक्सीजन लाके छोड़ेगा, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन। इस 4 ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेगा कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इस ग्लूकोज को तोड़ेगा और क्या बना के देगा, यहाँ पे ऊर्जा। और ऊर्जा के रूप में क्या बना के देता है, एटीपी। याद है सभी को, ऊर्जा के रूप में एटीपी मिलेगा। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अब उस एटीपी का इस्तेमाल करेगी ये कोशिका और कोशिका अपना कार्य करना शुरू कर देगी, ठीक है। इसके साथ साथ जब कोशिका कार्य कर रही है ना, तो यहाँ पे अपशिष्ट पदार्थ भी बनते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी काम होगा, चाहे वो कुछ भी हो, एक मैकेनिज्म किसी मशीन का हो या आपका हो, अपशिष्ट तो बनेगा ही बनेगा। गाड़ी चलेगी तो धुआं निकलेगा ही निकलेगा, भले वो धुआं आपको दिखाई दे या ना दे, एक अलग की बात होती है, ठीक है, लेकिन अपशिष्ट पदार्थ तो बनेगा। वैसे ही अगर हमारी कोशिका काम कर रही है तो कोशिका के काम करने के बाद भी क्या बनेगा, अपशिष्ट बनेगा। उस अपशिष्ट को भी क्या करना पड़ता है, बाहर निकालना पड़ता है, ठीक है। तो वापस कौन आएगा, रक्त आएगा, इसके पास जो अपशिष्ट होगा उसको अपने साथ लेगा और लेकर के चला जाएगा। यानी कि रक्त जो है बच्चा बहुत अहम रोल रखता है। किसी चीज को कहीं भेजना है, रक्त जिम्मेदार है। किसी को लाना है, रक्त जिम्मेदार है। शुद्ध चीज भेजना है, रक्त जिम्मेदार है। अशुद्ध चीज को लेकर आना है, रक्त जिम्मेदार है। कहीं पर एंजाइम भेजना है, रक्त लेके जाएगा। कहीं हार्मोन भेजना है, रक्त लेके जाएगा। हाँ, कुछ कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं कि नॉर्मली अगर हम पढ़ें तो एंजाइम को रक्त के साथ नहीं मिलाते, है ना। एंजाइम को रक्त के साथ हम लोग नहीं मिलाते। रीजन कि एंजाइम क्या कर देता है, पाचन कर देता है। एंजाइम को यदि रक्त में छोड़ दिया जाएगा तो रक्त की कोशिकाओं का क्या कर देगा, ये पाचन कर देगा। इसलिए एंजाइम को ना जहां पर बना और जहां इसकी जरूरत है उसको एक स्पेशल नलिका के द्वारा भेजा जाता है। जबकि हार्मोन जो होते हैं बनते कहीं और है, डायरेक्टली उठा के कहां डाल देते हैं, उसको रक्त में डाल देते हैं। ये सब कुछ आपको पढ़ा रखा है हमने। सीधा सीधा आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। क्या क्या बातें कि समझ में आया सभी को। अब हमारे पास हमारा एक हीमोग्लोबिन है। ये हीमोग्लोबिन क्या करेगा, अपने साथ 4 ऑक्सीजन को जोड़ेगा और जोड़ने के बाद क्या करेगा, जहां जहां ऑक्सीजन की जरूरत है वहां पर क्या करेगा, ऑक्सीजन को पहुंचा देगा। ये हो गई बच्चा एक सामान्य स्थिति। यानी कि जो व्यक्ति स्वस्थ होगा उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी, उसके अंदर कुछ ऐसे ही स्थितियां देखने को मिलेंगी कि भाई उसका एक जो आरबीसी होगा जब वो परिपक्व नहीं होगा उसमें केंद्रक होगा, जब परिपक्व हो जाएगा उसमें केंद्रक नष्ट हो जाएगा। उसके बाद ये जब परिपक्व हो जाएगा तो कैसी आकृति में आ जाएगा, द्विअवतलाकार आ जाएगा स्थिति में, या बाइकॉनकेव बोल देते हैं। जब इसको बढ़िया से पढ़ते हैं हीमोग्लोबिन को तो क्या पता चला कि ये हीमोग्लोबिन बना है 4 आयरन से, और इस पर चढ़े हुए हैं क्या, प्रोटीन के अस्तर जिसका नाम है ग्लोबुलिन प्रोटीन। ये चारों आयरन जिम्मेदार होते हैं अपने साथ एक एक ऑक्सीजन को जोड़ने के लिए, और एक एक ऑक्सीजन को जोड़ करके टोटल एक हीमोग्लोबिन अपने साथ 4 ऑक्सीजन जोड़ेगा, और जोड़ने के बाद जहां जिसकी जरूरत होती है वहां उतना ऑक्सीजन ये छोड़ता हुआ आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन सामान्य स्थिति में कैसा है, द्विअवतलाकार। इसमें आ जाएगी गड़बड़ी, और जब गड़बड़ी आएगी ना तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा।
हंसिया के आकार का, हंसिया आकार हंसुआ समझते हो ना, उस हंसुआ के जैसा हो जाएगा। तो हम तो लोकल भाषा में हंसुआ कहते थे, किताब हमारा क्या कहता है, हंसिया कहते हैं। तो ये कैसा हो जाएगा, हंसिया के आकार का हो जाएगा। और जब ऐसा होगा तो एक इस संरचना में और एक इस संरचना में देखो अंतर दिख रहा है क्या, ठीक है। उसके अंदर आयरन दिख रहे हैं, ठीक है, वो आयरन जिम्मेदार थे ऑक्सीजन को जोड़ने के लिए। अब इस हीमोग्लोबिन की संरचना क्या हो गई है, पूरी की पूरी बदल चुकी है, ठीक है। अब जब यह संरचना बदल गई, इसके अंदर मिलने वाले जो आयरन थे उनकी संरचना भी क्या हो गई, बिगड़ गई। अब ये अपने साथ ऑक्सीजन को जोड़ नहीं सकते, और यदि जोड़ेंगे भी तो बहुत कम मात्रा में जोड़ेंगे। सामान्य था तो 4 ऑक्सीजन, असामान्य हो गया तो कितना जोड़ेगा कुछ ठिकाना ही नहीं है। हम तो सीधा कह रहे हैं कि नहीं जोड़ पाएगा, यदि जोड़ेगा भी तो क्या जोड़ेगा, बहुत कम जोड़ेगा। अब सोचो कि अगर मैं कहूं कि मुझे समस्या है किसकी, दात्र कोशिका अरक्ता की, इसका मतलब मेरे अंदर ऐसा वाला सामान्य वाला हीमोग्लोबिन मिल रहा होगा कि हंसिया के आकार वाला, हंसिया के आकार वाला मिल रहा होगा। मेरे अंदर दिक्कत क्या आएगी, सीधा सीधा ऑक्सीजन की कमी होगी सर हमारे अंदर, है ना। क्यों, क्योंकि हम सांस तो बराबर ले रहे हैं लेकिन मेरा हीमोग्लोबिन ही सही नहीं है, वो अपने साथ बराबर ऑक्सीजन को ही नहीं जोड़ पाएगा। नहीं जोड़ पाएगा तो क्या होगा, हम जब सांस लेंगे तो उसमें जो ऑक्सीजन जुड़ने की क्षमता है वो क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है या खत्म हो चुकी है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। और जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो आप में क्या आएगी, कमजोरी आएगी। बात समझे। लड़कियां देखते हो अक्सर गर्मी के दिन में फिट मार देता है? फिट मार देता है लड़कियों को। रीजन क्या होता है भाई, ऑक्सीजन की कमी। और ये ऑक्सीजन की कमी कैसे हो गई, उसी क्लासरूम में तो बहुत सारी लड़कियां थी और लड़के भी थे, लेकिन उसको क्या हो गया कि कमी हो गया ऑक्सीजन का। तो रीजन ऑक्सीजन की कमी नहीं है, रीजन है कि उस लड़की में किस चीज की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है। बात समझ में आया। तो यदि आपके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है, जैसे सुना होगा आपने ना कि 9 ग्राम ब्लड है, 8 ग्राम ब्लड है, 12 ग्राम ब्लड है, ब्लड नहीं है 12 ग्राम, मुका है आपका हीमोग्लोबिन है, ठीक है। तो जितना कम आपका हीमोग्लोबिन रहेगा उतना कम क्या जुड़ेगा आपके ब्लड में, ऑक्सीजन जुड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा ही दिक्कत क्या होता है गर्मी के समय में। गर्मी के समय में ऑलरेडी क्लासरूम में क्या भीड़ ज्यादा है, ठीक है, तो सभी लोग क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को ले रहे हैं, CO2 को रिलीज कर रहे हैं, यानी कि क्लासरूम में क्या है, ऑक्सीजन भी है और ज्यादा से ज्यादा क्या है, CO2 भी है, ठीक। अब अगर हम कहें कि जिसका हीमोग्लोबिन अच्छा है तो वो क्या करेगा, सांस लेंगे तो ऑक्सीजन को क्या करेगा, ले जाके हमारे हीमोग्लोबिन के साथ जोड़ देगा। और जिसके अंदर हीमोग्लोबिन क्या है, कम है, तो हीमोग्लोबिन कम है, कितना भी ऑक्सीजन डालोगे तो कम ही हीमोग्लोबिन के साथ जाके जुड़ेगा ना। अब होगा क्या कि रक्त में तो क्या चला गया, ऑक्सीजन। जिसका हीमोग्लोबिन अच्छा है उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जुड़ा होगा, जिसका हीमोग्लोबिन क्या है, कम है उसमें क्या होगा, कम ऑक्सीजन जुड़ेगा, ठीक है। अब होगा क्या कि यहां मस्तिष्क तक ऊपर जाते 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 क्या हो जाता है, महिलाओं में हीमोग्लोबिन कम होता है। ज्यादातर देखा जाता है कि महिलाओं में क्या होता है, हीमोग्लोबिन कम होता है। तो कम होता है तो उसने क्या किया, अपने अंदर बहुत कम ऑक्सीजन रखा है। अब क्या करना होता है ना कि यहाँ मस्तिष्क तक पहुंचाना होता है ऑक्सीजन। हमारी बॉडी में केवल हमारे हाथ पैर को जरूरत नहीं है ऑक्सीजन की, हर एक अंग को जरूरत है। चलो हमारे अंदर हीमोग्लोबिन अच्छा है तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ले रखा है उसने, तो सभी अंगों में क्या करेगा, ऑक्सीजन को दे देगा। लेकिन महिलाओं में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से ऑक्सीजन अंदर कम गया, इस वजह से इधर मस्तिष्क तक, ब्रेन तक बराबर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता। नहीं पहुंच पाएगा तो तुरंत फिट मार देगा। बात समझ में आया। तो ये फिट मारना मतलब ऑक्सीजन की कमी, और ऑक्सीजन की कमी इसलिए हुई है क्योंकि उसके अंदर किस चीज की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी, ठीक है। चलो ये सामान्य स्थिति थी। हमने एक ऐसी स्थिति देख ली जो असामान्य है, जिस व्यक्ति का हीमोग्लोबिन क्या हो गया, सिकुड़ गया। बात समझ में, सिकुड़ गया। सिकुड़ा क्यों, अब क्यों सिकुड़ा है उसके बारे में भी देखेंगे। ना सिकुड़ा था तो क्या अच्छा चल रहा था, और सिकुड़ने के बाद क्या दिक्कत हुआ, दोनों में अंतर समझ में आ गया कि जब सिकुड़ा नहीं है तो चारों इसके क्या है, आयरन एकदम खुले हुए, बराबर अपने साथ ऑक्सीजन जोड़ेंगे, सब कुछ बढ़िया चलेगा। जब सिकुड़ जाएगा तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, आयरन की संरचना ही नष्ट हो जाएगी, बहुत कम ऑक्सीजन अपने साथ जोड़ पाएगा। अब हमारे शरीर में ऑक्सीजन का वहन क्या होगा, बहुत कम होगा, जिस वजह से हमेशा चक्कर आना, कमजोरी रहना, जोड़ों में दर्द होना। अब जोड़ों में दर्द क्या होगा, आप लगातार चल रहे हो तो यहाँ जोड़ काम कर रहे हैं ना, आपके नीस काम कर रहे, तो काम कर रहे तो यहाँ पे क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। और उल्टा क्या हो चुका है, हीमोग्लोबिन खराब हो चुका है, और खराब हो चुका मतलब कि हंसिया के आकार का हो चुका है, तो यहाँ पे क्या पहुंचेगा, कम ऑक्सीजन पहुंचेगा। और जब कम ऑक्सीजन पहुंचेगा तो यहाँ पे दर्द तो ऑटोमेटिक होगा। समझ में आया। अच्छा, दर्द ऑटोमेटिक होगा, रीजन क्या है कि भाई आप काम कर रहे हो,
अब ये काम करने के लिए हमारे अंदर बनती है क्या, ऊर्जा। और ऊर्जा बनाने के लिए दो तरीके की स्थितियां होती है। फर्स्ट ईयर में पढ़ाया हमने आपको ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन। आप काम करो चाहे आपके बॉडी में ऑक्सीजन रहे ना रहे, ऊर्जा तो बनेगा। बात समझे? ऊर्जा दो तरीके से बनती है। एक बार ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ोगे, क्या मिलेगा, ऊर्जा। और यदि मैं ग्लूकोज को बिना ऑक्सीजन के तोड़ूं तब भी क्या मिलेगा, ऊर्जा। आप बराबर ऑक्सीजन ऊपर से डालो या ना डालो, आपका जो अंग से आप काम कर रहे हैं वो अंग काम करेगा, उस अंग में ऊर्जा बनेगी। दिक्कत क्या होगा कि जब आप बराबर ऑक्सीजन डालते रहोगे, आपके अंदर ऑक्सीजन जाता रहेगा, आपको कोई दर्द का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आपके अंदर ऊर्जा बना लेकिन बिना ऑक्सीजन के, यानी कि कहने का मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बना है ऊर्जा, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब भी हम ग्लूकोज को तोड़ेंगे और तोड़ के क्या बनाएंगे, ऊर्जा बनाएंगे, तो ऊर्जा तो बनेगा ही बनेगा, इसके साथ एक और चीज बन जाता है। क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड या अम्ल। लैक्टिक एसिड उस अंग में क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। जमा होने के कारण क्या होने लगता है, आपको दर्द होने लगता है। ठीक है, और ऐसा तब देखा जाता है कि जब आप लगातार अपने शारीरिक परिश्रम कर रहे हैं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा आप जब फिजिकल वर्क करते हैं तब ऐसे दिक्कत आती है। जब आप लगातार फील्ड में दौड़ने लगेंगे, अब लगातार फील्ड में दौड़ोगे तो क्या होगा, आप सांस तो ले रहे हो लेकिन जितना आप अपने पैर से काम ले रहे हो उतना आप सांस नहीं ले रहे हो, तो दिक्कत क्या हो जाएगी, आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी उसी समय। लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हो, दौड़े जा रहे हो, अपने पैर से काम लिए जा रहे हो, तो आपका पैर क्या कहेगा, भैया तू ऑक्सीजन ऊपर से भेज ना भेज, दौड़ रहा है तू तो हमको क्या करना है, ऊर्जा तो बना के देना है। तो क्या करेगा, बिना ऑक्सीजन के ऊर्जा बना के देने लगेगा। और जब बिना ऑक्सीजन के ऊर्जा बना के देगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ऊर्जा तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन ये कुछ चीज का दिक्कत हो जाएगा कि उसके साथ एक चीज और बनेगा। क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड। मैं पैर से दौड़े जा रहा हूँ, मेरे पैर में ऊर्जा भी मिल रहा है, उसके साथ साथ एक और चीज मिलने लगा, क्या, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड मेरे पैर में जमा हो जाएगा, इतना जबरदस्त दर्द होगा कि अगले दिन पैरवा उठेगा नहीं विश्वास है तो जाके आज फील्ड में दौड़ लेना और अगले दिन उठने की कोशिश करना, समझ में आ जाएगा लैक्टिक एसिड बना है कि नहीं बना है। समझ में आया? आप अपने इस हाथ से कुछ ज्यादा काम कर दो, घर में कुछ काम करना है, आप इसी हाथ से ज्यादा काम कर दो, देखो अगले दिन ही आपको समझ में आएगा कि इस हाथ में क्या हो चुका है, दर्द हो चुका है। उठाने ऐसे रखने में क्या होने लगेगा, दर्द होने लगेगा। रीजन कि इसमें क्या बन चुका है, लैक्टिक एसिड। खैर काफी दूर चले गए, मिटाएंगे इसको हम। अब इसके पीछे का कारण हमें जानना है कि आखिर ही हंसिया के आकार के हो कैसे गया। इसके साथ साथ आप कुछ बातें पढ़े हुए हैं कि क्या दिखाता है, ये वंशागति दिखाता है, ये सब आप देख लेना। हमें इस रोग को समझाना है, बस वो चीज हम समझा रहे हैं। अब देखो हमने एक नाम लिखा था ना, ग्लोबुलिन प्रोटीन, ठीक है। तो इतना तो आप तक अब सभी जान चुके हैं कि प्रोटीन जो होता है, ये प्रोटीन बना होता है बच्चा किसका, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, पॉलीपेप्टाइड चेन, मुबंध। एक प्रोटीन बना होता है किसका, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का। तो सबसे पहले हम पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को समझे कि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का मतलब होता क्या है, कि यहां पर बहुत सारे हैं क्या, अमीनो अम्ल। ठीक है, बहुत सारे अमीनो अम्ल हो गए। जब हमको क्या बनाना होता है, बहुत सारे अमीनो अम्ल का क्या बनाना है, श्रृंखला बनाना है। तो श्रृंखला बनाने के लिए सारे अमीनो अम्ल को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। दो गो अमीनो अम्ल को जोड़ने के लिए एक बंध आता है, बिना बंध के कोई भी संरचना नहीं जुड़ती है, ठीक है। तो हमेशा याद रखेंगे कि जो दो अमीनो अम्ल है, इसको अगर आपस में जोड़ना है तो एक बंध के साथ जुड़ते हैं और उस बंध को नाम दिया जाता है पेप्टाइड बंध। इंग्लिश में बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दो अमीनो अम्ल को जोड़ना है, 2 अमीनो एसिड्स को जोड़ना है, उसके लिए आप कौन सा बॉन्ड का इस्तेमाल करेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड। यहां पर इसके अलावे भी बहुत सारे हैं, मुझे सबको एक साथ जोड़ना है।
तो क्या करेंगे, सबके बीच में क्या लगाते जाएंगे, पेप्टाइड बॉन्ड, ये जुड़ता चला जाएगा। चलो सारे के सारे अमीनो एसिड को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब यहां पे बताओ एक पेप्टाइड बॉन्ड है कि या बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि जब बायोलॉजी के टर्म में हमको एक लिखना होता है तो क्या यूज करते हैं, मोनो। जब दो चीज को दिखाना होता है तो क्या बोलते हैं, डाई। 3 को दिखाना होता है तो क्या बोलते हैं, ट्राई। 4 को दिखाना होता है तो क्या बोलते हैं, टेट्रा। ये सब आपने पढ़ा हुआ है, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, ठीक है। ये सब कुछ आपको पता है। तो एक के लिए तो हम मोनो लगा देते, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई। लेकिन जब बहुत ज्यादा होता है ना, तो बहुत ज्यादा के लिए एक वर्ड लगाते हैं, क्या, पॉली। क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा होता है कोई चीज, तो बहुत ज्यादा के लिए हम क्या लगाते हैं, पॉली। बात समझे। तो पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा। हमेशा याद रखिएगा, जब भी पॉली बोलते हैं वहां पे क्या हो जाता है, इसका मतलब बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे एक पेप्टाइड मतलब बॉन्ड दिख रहा है कि बहुत ज्यादा, तो इसको हम नाम देते हैं क्या बच्चा, पॉली पेप्टाइड। और ये क्या दिख रहा है, श्रृंखला बन गया एक, तो इसको क्या कह देते हैं, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बन गया, एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, ठीक है। अभी अभी हमने क्या बोला था, देखो तो, कि एक प्रोटीन जो होता है ये क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। कुल मिला जुला के बना दिया एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। अब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का मतलब अभी अभी हमने जाना है क्या, कि बहुत सारे अमीनो अम्ल होंगे। अब बहुत सारा क्या होगा, उसमें पेप्टाइड बंध होगा। तो बहुत सारे अमीनो अम्ल, अब बहुत सारे पेप्टाइड बंध जब मिलेंगे एक साथ, तो जो श्रृंखला बनेगी, जो संरचना बनेगी, उसी श्रृंखला, उसी संरचना को क्या नाम देंगे, पॉलीपेप्टाइड। कितने लोगों को बात ये आउट कर गया, बात समझ में आया। अगर कुछ ऐसा हुआ, देखो तो, कि दूगो एमिनो अम्ल है, इसके बीच में एगो पॉलीपेप्टाइड है, क्या मैं इसको पॉलीपेप्टाइड बोलूंगा, क्या डाईपेप्टाइड बोलूं, मोनोपेप्टाइड बोलूं, चलेगा। मोनोपेप्टाइड इसलिए चलेगा क्योंकि इसके बीच में पेप्टाइड बंध कितने हैं, एक, ठीक है। एक और अगर मैं जोड़ दूं, क्या मैं इसको डाई बोल सकता हूं, एक और जोड़ा, क्या बोला, ट्राई बोलूं, एक और जोड़ेंगे क्या बोलेंगे, टेट्रा, है ना। लेकिन जब धीरे धीरे बहुत ज्यादा होता जाएगा ये संरचना, तो सीधा सीधा क्या बोल दूंगा इसको मैं, पॉलीपेप्टाइड। बात कुछ समझ में आ गई। तो ये हमारी क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन श्रृंखला। और ऐसी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं जब मिलती हैं, जब जुड़ती हैं, तो क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, ठीक है। अब कुछ और बात ध्यान देना जो नोटिस करने वाली है, कि एक प्रोटीन जो होता है ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हो सकता है, या एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन का भी बना हो सकता है। बात समझे। क्या बोले कि एक प्रोटीन, चाहे वो कोई भी प्रोटीन हो, जैसे प्रोटीन के रूप में हमारे बॉडी में क्या मिलता है, एंजाइम मिलता है, हार्मोन मिलता है, एंटीजन मिलता है, एंटीबॉडी मिलता है, बहुत सारे हैं। उसी तरीके से कोई एक प्रोटीन ले लिया हमने और कहा कि एक प्रोटीन जो होता है वो एक पॉलीपेप्टाइड चेन का बना हो सकता है, या तो एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन का बना हो सकता है। हम कौन से प्रोटीन की बात कर रहे हैं, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन की बात कर रहे थे ना, यही मिल रहा था ना हीमोग्लोबिन में। तो ये जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होता है बच्चा, याद रखना, ये बना होता है 2 पॉलीपेप्टाइड चेन का, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन का, ठीक है। ये बात थोड़ा सा आउट करेगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब वो दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन कौन है, एक को कहते हैं ए पॉलीपेप्टाइड चेन, ए पॉलीपेप्टाइड चेन, और दूसरे को कहते हैं बी पॉलीपेप्टाइड चेन। बात समझ में आई। ये जो हमारा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है, ये बना है 2 पॉलीपेप्टाइड चेन का, 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का, जिसमें से एक को नाम देते हैं ए पॉलीपेप्टाइड चेन, ए पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, और दूसरे को नाम देते हैं बी पॉलीपेप्टाइड चेन, बी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। जिसमें अब अगर मैंने बोला कि ये वाला जो है एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है, जिसका नाम है आपका स्मॉल ए पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला,
इसमें काउंटिंग करो कितने अमीनो अम्ल हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी कि इस वाले पॉलीपेप्टाइड चेन में श्रृंखला में कितने अमीनो अम्ल है? 17। चलो हम काउंटिंग ले सकते हैं ना। तो वैसे ही याद रखना कि ये जो आपका ए पॉलीपेप्टाइड चेन है ये बना होता है 20 अमीनो अम्ल से, 20 एमिनो एसिड से, ठीक है। और जो ये बी पॉलीपेप्टाइड चेन होता है ये बना होता है 31 अमीनो एसिड से। कुछ हद तक बात दिमाग में गई? अभी तक हमें सामान्य स्थिति ही जाना है, अभी तक क्या दिक्कत हुआ है इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया। अच्छा, नए स्टूडेंट कहने का मतलब जो पुराने नहीं है ना, क्या आपने पढ़ने के क्रम में एक वर्ड सुना कोडॉन? सुना होगा तभी बोलिएगा, ना तो ना। नहीं सुना ना? सुन लिया? अच्छा, मजाक सूझ रहा है तुम्हें? चलो, अब ये जो कोडॉन शब्द है ना ये आएगा आपके नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। अब सुनना कि अभी अभी आपने कुछ ही बात खुद से कही है। क्या कहा आपने? देखो जरा कि भाई प्रोटीन है, इस प्रोटीन को यदि बनाना है, कोई भी प्रोटीन है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? पॉलीपेप्टाइड चेन चाहिए। और पॉलीपेप्टाइड अगर चेन आपको बनाना होगा तो क्या चाहिए आपको? अमीनो अम्ल चाहिए, अमीनो एसिड चाहिए। यानी कि सबसे छोटी इकाई कौन हो जाएगी प्रोटीन की? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड आएगा, वो जुड़ेगा, उसके बीच में जब पेप्टाइड बॉन्ड जुड़ेगा तो वो कौन सी श्रृंखला बनाएगा? पॉलीपेप्टाइड चेन। अब अगर एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन में क्षमता हुई प्रोटीन बनाने की, तो एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन से क्या बन सकता है? प्रोटीन बन सकता है, या एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन से भी प्रोटीन बन सकता है, ठीक है। चलो, प्रोटीन कैसे बनेगा हमें पता है। कैसे बनेगा कि जब पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगा तो क्या बन जाएगा? प्रोटीन बन जाएगा। इस बात का भी जानकारी है कि सर पॉलीपेप्टाइड चेन कैसे बनेगा, कि जब हमारे पास अमीनो अम्ल रहेगा और उसके बीच में हम क्या लगाते चले जाएंगे? पेप्टाइड बॉन्ड लगाते चले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? पॉलीपेप्टाइड चेन। अब सवाल ये है कि सर ये अमीनो अम्ल कहां से आएगा? बात समझ में आई? सवाल क्या किया हमने, समझ में आया? हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन है, बिल्कुल है। प्रोटीन कैसे बने होंगे? पॉलीपेप्टाइड चेन से बने होंगे। हो सकता है एक पॉलीपेप्टाइड चेन का प्रोटीन हो या एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन का। उसके बाद हमें ये बात पता चली कि पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसका मतलब क्या होगा? बहुत सारे अमीनो अम्ल आपस में जुड़े होंगे, किससे? पेप्टाइड बॉन्ड से। तो क्या बना होगा? पॉलीपेप्टाइड चेन बना होगा। ये बात भी समझ में आ गई। असल सवाल आके फंस गया कि ये अमीनो अम्ल कहां से आया। जल्दी कोशिश करिए, जरा दिमाग पे जोर डालिए कि आखिर ये अमीनो अम्ल आया कहां से। आएंगे अगले चैप्टर में लेकर के इसको कि अमीनो अम्ल बनता कैसे है हमारे बॉडी में। फिलहाल याद रख लीजिएगा, आपको बताया था कि डीएनए से क्या बनता है? आरएनए। और आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन। किसकी मदद से? राइबोसोम की मदद से। तो याद रखना बच्चा कि प्रोटीन नहीं बनता डायरेक्टली, क्या बनता है? अमीनो अम्ल बनता है। बात समझे? देखो हमारे पास डीएनए से बनाएंगे आरएनए, और आरएनए से क्या बनाते हैं? प्रोटीन बना देते हैं। कह तो देते हैं कि आरएनए क्या करेगा आगे चल के? प्रोटीन बनाएगा। अब हमको इतना तो खुद से नॉलेज है कि प्रोटीन बनाने के लिए पहले क्या बनाना होगा? पॉलीपेप्टाइड चेन। अब पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने से पहले क्या बनाना पड़ेगा? अमीनो अम्ल। यानी कि हम यहीं पे कह सकते हैं कि जो डीएनए है वो बनाएगा आरएनए, और आरएनए क्या बनाएगा? प्रोटीन नहीं, क्या बनाएगा? अमीनो अम्ल बनाएगा, ठीक है। और जब अमीनो अम्ल बनता चला जाएगा तो बहुत सारा अमीनो अम्ल बनता चला जाएगा, और इस बहुत सारे अमीनो अम्ल को क्या कर दिया जाएगा? पेप्टाइड बंध से जोड़ दिया जाएगा। तो क्या कहलाने लगेगा? ये पॉलीपेप्टाइड चेन। यही पॉलीपेप्टाइड चेन आगे चल के क्या कहलाएगा? ठीक है। अब सवाल ये कि ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो हम बना रहे हैं इसके लिए हमने क्या बनाया? अमीनो अम्ल बनाया। अब ये अमीनो अम्ल कैसे बन रहा है? तो डीएनए से बन रहा है, ठीक है। तो आगे चल के बस आप खाली इतना दिमाग में रखो कि जो डीएनए है, इस डीएनए में होते हैं कुछ कोड।
बात समझ में आया? डीएनए में होते हैं कुछ कोड और इस कोड को नाम दिया जाता है कोडॉन। खाली बस इतना दिमाग में रखना कि डीएनए में होते हैं कुछ कोड, उन कोड्स को कहा जाता है कोडॉन, और ये कोडॉन आगे चल के बनाते हैं क्या? अमीनो अम्ल। कैसे, क्या करते हैं, वो सब कुछ दूर है आपसे, ठीक है? खाली इतनी बात कि डीएनए में है कोडॉन, सॉरी डीएनए में है कोड, वो कोड कहलाता है कोडॉन, और उस कोडॉन की जिम्मेदारी होती है क्या बनाना? अमीनो एसिड बनाना। बात समझ में आई? अगर हमने कहा कि हमारे डीएनए में 40 कोडॉन है, तो 40 कोडॉन है तो 40 कोडॉन याद रखना, आगे चल के क्या बनाएगा? 40 को अमीनो अम्ल बनाएगा, यानी कि एक कोडॉन एक अमीनो अम्ल। बात समझ में आई? अब डीएनए में 40 होंगे तो आरएनए में भी कितने आएंगे? 40, और वो आरएनए आगे चल के क्या बनाएंगे? 40 वो अमीनो अम्ल। अब वो 40 अमीनो अम्ल अपने बीच में क्या बनाएगा? पेप्टाइड बॉन्ड। फाइनली क्या बन जाएगा? पॉलीपेप्टाइड चेन, और यही पॉलीपेप्टाइड चेन क्या कहलाएगा? डन यहां तक की बात? कोडॉन से ज्यादा परेशान मत होइएगा, कोडॉन बहुत डिटेल में पढ़ना है आपको, जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। चलो, अभी तक हम बात कर रहे थे किसकी? कौन मुनमुना रही है जी? तुरंत पटकना चालू कर देंगे बच्चिया, बता दे अगर दिख गई तो। ग्लोबुलिन प्रोटीन। अभी बात किया कि ये ग्लोबुलिन प्रोटीन जो होता है ये बना होता है दो पॉलीपेप्टाइड चेन का, एक है ए पॉलीपेप्टाइड चेन और दूसरा है बी पॉलीपेप्टाइड चेन। ए पॉलीपेप्टाइड चेन में कितने अमीनो एसिड हैं? बी में कितने हैं? ठीक है, समस्या आती है पता किसमें? बी में। ठीक है, चलो बी पॉलीपेप्टाइड चेन को जरा समझने की कोशिश करते हैं। चलो हम एक काउंटिंग ले रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे करते करते कितने पर आ जाएंगे? 31। टोटल हमने दिखा दिया कि कितने हैं हमारे पास? 31 अमीनो अम्ल हैं, और इन सब के बीच में क्या लगा होगा? कौन सा बॉन्ड? सब पेप्टाइड बॉन्ड को मिला के क्या बोलेंगे? ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन कह देंगे, बॉन्ड नहीं कहेंगे। वहां पे दिख रहे हैं सारे के सारे। अब इसमें याद रखना ये कौन सा पॉलीपेप्टाइड है? बी पॉलीपेप्टाइड। अब बी पॉलीपेप्टाइड चेन में कितने अमीनो अम्ल है? 31 अमीनो अम्ल। इसमें से एक एक अमीनो अम्ल का डेटा कहां से आया होगा बच्चा? कोडॉन से। ठीक है, डीएनए से ही आया होगा। डीएनए में किससे आया होगा? कोडॉन से। अगर मैंने कहा कि यहां पर 31 अमीनो अम्ल हैं, तो ये 31 अमीनो अम्ल को बनाने के लिए कितने कोडॉन लगे होंगे? 31 कोडॉन लगे होंगे, तब जाकर के क्या बना होगा? 31 अमीनो अम्ल। ठीक है, और एक चीज केवल और जान लेना, ये जो कोडॉन होते हैं ना, ये 3 लीटर के होते हैं। ठीक है, कितने लीटर के? 3। जैसे एक एग्जांपल, AUG, GUG, GAG, ऐसे तरीके से ही मिलेंगे क्या आपको? कोडॉन। कोडॉन कैसे होते हैं, क्या करते हैं, इसके बारे में ज्यादा कुछ मत सोचो, केवल इतना कि कोडॉन जो होते हैं 3 लेटर्स के बने होते हैं, और एक कोडॉन जिम्मेदार होता है, आइए कम इन, एक कोडॉन जिम्मेदार होता है क्या बनाने के लिए? एक अमीनो अम्ल बनाने के लिए। ठीक है, अब यहां पर कितने दिख रहे हैं? 31। कितने कोडॉन लगे होंगे? 31। चलो अब असली समस्या पे आते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ठीक है, ये जो छठा नंबर अमीनो अम्ल है, ठीक है, सब अमीनो अम्ल ही तो है ना, हम बस केवल एक की बात कर रहे हैं कि ये जो छठा नंबर अमीनो अम्ल है, इस छठे नंबर अमीनो अम्ल का नाम है ग्लूटामिक एसिड। अमीनो अम्ल है तो एसिड ही लिखेंगे ना, हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? ग्लूटामिक अम्ल। ग्लूटामिक अम्ल। हर एक का अपना अपना नाम होगा। ठीक है, पहले का भी अपना नाम होगा और 31वां का भी अपना अलग नाम होगा।
क्योंकि क्या है, एक प्रकार का अमीनो अम्ल है जिसमें से हम मात्र किसकी बात कर रहे हैं, छठे नंबर अमीनो अम्ल का, कि छठा नंबर अमीनो अम्ल जो है इसका नाम क्या है, ग्लूटामिक एसिड या ग्लूटामिक अम्ल। अब ये अम्ल है एक प्रकार का क्या है बच्चा, अमीनो एसिड है, ये हो गया अमीनो एसिड। इस अमीनो एसिड को बनाने के लिए कौन जिम्मेदार होगा, एक कोडॉन। और पता है उस कोडॉन का नाम क्या है, उस कोडॉन का नाम है GAG। एकदम गांठ मारना सभी सब कि छठा नंबर जो अमीनो अम्ल है किसका, बी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का छठा नंबर अमीनो अम्ल का है, उसका नाम ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक अम्ल। इसको बनाने के लिए एक कोडॉन जिम्मेदार है, वो कोडॉन कौन सा है, GAG। डन, यानी कि यहां पर एक कोडॉन लगा होगा GAG, और ये GAG क्या बनाया यहां पे, ग्लूटामिक एसिड बना दिया। ठीक है, इतने लोग को याद है म्यूटेशन। अब म्यूटेशन में भी पॉइंट म्यूटेशन, बिंदुत परिवर्तन, याद है। बिंदुत परिवर्तन का मतलब क्या है कि पूरे डीएनए में किसी एक बिंदु पर परिवर्तन आना क्या कहलाता है, पॉइंट म्यूटेशन या बिंदु उत परिवर्तन। यहां पर केवल एक बिंदु पर परिवर्तन आ रहा है। देखो क्या आ रहा है, ये कौन है, GAG कौन है, कोडॉन है। ठीक है, इस कोडॉन में आ जाएगा थोड़ा सा चेंज। अभी तक ये था GAG, ग्वानिन, एडेनिन, ग्वानिन। ठीक है, अब ये बदल जाएगा GUG, ग्वानिन। अब यू जो होता है इसको कहते हैं यूरासिल। आपको नहीं पढ़ाया अभी, बस कल इतना याद रखिएगा कि एक लेटर बदला कि नहीं बदला। देखो तो एक जगह पे बदलाव आएगा तो क्या कहेंगे, पॉइंट म्यूटेशन। अब ये कोडॉन चेंज हो गया, पहले था GAG अब हो गया GUG। और आपको क्या मैंने बोला कि एक कोडॉन जिम्मेदार होगा क्या करने के लिए, एक अमीनो अम्ल के लिए। ठीक है, अब GAG कौन सा अमीनो अम्ल बनवाता था, ग्लूटामिक एसिड या ग्लूटामिक अमीनो अम्ल। GUG क्या करेगा, सेम बनाएगा कि कुछ डिफरेंट बना देगा, डिफरेंट बना देगा। तो GUG क्या बनाता है, वेलिन। बात समझे। तो अभी तक यहां पर क्या बन रहा था, ग्लूटामिक एसिड, लेकिन किसी व्यक्ति के अंदर उसका जो ग्लोबुलिन जो प्रोटीन है, ये ग्लोबुलिन प्रोटीन बनाने वाले श्रृंखला में थोड़ा सा आया है। कौन से प्रोटीन में, बी पॉलीपेप्टाइड वाले में, मतलब कि चेंज आ गया। 31 गो था, 31 गो में से छठे नंबर पे क्या मिल रहा था, GAG नामक कोडॉन मिल रहा था। वो क्या बना के दे रहा था, ग्लूटामिक एसिड। यहां पर आ गया चेंज, ये बदल गया किसमें, GUG में। तो यहां पर जो अमीनो अम्ल मिल रहा था ग्लूटामिक एसिड का, अब क्या मिल जाएगा बच्चा, यहां पर वेलिन। और वेलिन के वजह से ये सब कुछ इतना आप बड़ा करके देख रहे हैं, ये है क्या एक्चुअल में, कुछ ये है ना। ये हमारा एक हीमोग्लोबिन, और इसकी संरचना कुछ ऐसी बनी हुई है। क्यों बनी हुई है कि सब कुछ क्या है इसका सही है। इस प्रोटीन का जो छठा नंबर एमिनो अम्ल है अब क्या हो चुका है, बदल चुका है। अब हो गया क्या यहाँ पर, वेलिन। अब वेलिन होने से ये पूरी की पूरी संरचना क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। नष्ट नहीं कहेंगे, खराब हो जाएगी। ठीक है, अब खराब होने की वजह से ही बेचारा सिकुड़ जाएगा। सिकुड़ जाएगा तो सिकुड़ के कैसा हो जाएगा, हंसिया के आकार का हो जाएगा। पूरी कहानी समझ में आई। इस वजह से हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो सिकुड़ करके कैसा हो जाता है, हंसिया के आकार का। हंसिया के आकार के हो जाएगा तो इससे पहले ही आपको सब कुछ बता चुके हैं कि क्या समस्या होगी हमारे अंदर, ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी, कमजोरी आने लगेगी, हमारे विभिन्न अंगों में, जोड़ों में क्या होने लगेगा, दर्द होने लगेगा। रीजन की ऑक्सीजन क्या हो चुका है, कम हो चुका है। और ऑक्सीजन कम होने के पीछे का रीजन क्या है कि हमारा हीमोग्लोबिन खराब हो चुका है। जो द्विअवतलाकार था वो सिकुड़ करके कैसा हो चुका है, हंसिया आकार।